हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं क्लास 12th के लिए इशू ऑफ शेयर का, यानी कंपनी का चूँकि इंट्रोडक्शन का वीडियोज बन चुका था तो इंट्रोडक्शन का ही ये पार्ट बी वीडियोज़ है। ये क्लास 12th के लिए है, जैक बोर्ड के लिए, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, इनके सिलेबस को ध्यान में देखते हुए मध्य प्रदेश बोर्ड का भी सिलेबस सेम है। तो ये सारे लोगों के लिए है जो जैक बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश बोर्ड के, उन सब का सिलेबस है इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर का एक वीडियो पहले हम डाल चुके हैं और एक सेकेंड वीडियो है। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कंपनी क्या है, कंपनी कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की कंपनियां होती है भारत में, कंपनी की विशेषता कैसे, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, जो बिजनेस चल रहा है, वो कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हम कैसे जानेंगे। तो ये हम लोग कंपनी के अंदर देख चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन लोगों को जो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराना का पुराना जितना भी वीडियोस दिया हुआ है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप देखिए, तो इसके आगे का सिलेबस हम लोग को समझ आएगा। आगे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग लास्ट छोड़े हुए थे टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ के कि कितने तरह की कंपनी भारत में है, और हम लोग देखे थे 3 तरह की कंपनी हम लोग वहाँ डिस्कस किए थे जो हमारे सिलेबस में। वैसे तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं बट हमारे सिलेबस में जो है वो 3 तरह की कंपनी थी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, OPC। तो हम लोग OPC तो डिस्कस नहीं करना है, लेकिन प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कंपनी प्राइवेट है और कौन कंपनी पब्लिक है। तो इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, हम कैसे जानेंगे कि जो कंपनी का नाम हमें दिया जा रहा है वो कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी है। तो हमारे पास डिफरेंस दिया हुआ है, ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, हिंदी में बोलते हैं सार्वजनिक तथा निजी कंपनी में अंतर। अब इसको 3 कॉलम में हम लोग बांट चुके हैं। पहला होता है बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस आधार पर ये दोनों के बीच हम डिफरेंस कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जब भी हम डिफरेंस देखते हैं तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आधार पर। अब 2 लोगों में अगर डिफरेंस कर रहे हैं तो किस आधार पर करेंगे, वो बेस लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस के बेस पर आसानी से समझ में आ जाता है कि अच्छा इसमें ये है और इसके में ये है। तो फर्स्ट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, अंतर का आधार, किस आधार पर हम डिफरेंस करेंगे। दूसरा है पब्लिक कंपनी जिसको हम लोग सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं, और थर्ड है प्राइवेट कंपनी जिसको हम लोग निजी कंपनी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस का बेस है नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य होने चाहिए। तो अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, 7 कम से कम रजिस्टर्ड, जब पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उस समय आपको कम से कम 7 मेंबर जो प्राइमरी मेंबर होते हैं वो रखना होगा। 7 कम से कम व्यक्ति होना चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना रखना चाहें उतने व्यक्ति इसमें रख सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी में बोला जाता है कि कम से कम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 7 व्यक्ति होना चाहिए, और मैक्सिमम जो पर्सन है वो अनलिमिटेड है, जितना आप रखना चाहें उतने व्यक्ति इसमें रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, कम से कम 2 लोग आपको रखना ही होगा, और मैक्सिमम है वो 200 व्यक्ति आप रख सकते हैं। अगर आप 200 व्यक्ति से ज़्यादा रखना चाहते हैं तो अपनी प्राइवेट कंपनी को आपको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में बदल जाए इसके लिए आपको प्राइवेट का मेंबर जो है 200 से ज़्यादा रखना होगा, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। सेकेंड अंतर चलते हैं, सेकेंड में है नंबर ऑफ डायरेक्टर। हम इससे भी पहचान सकते हैं कि कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है। फर्स्ट जो नंबर ऑफ डायरेक्टर में लिखा है कि कम से कम अगर पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आपको रखने होंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रखने होंगे। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर आप रख सकते हैं इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे तो प्राइवेट कंपनी में बोलता है कि मिनिमम 2 डायरेक्टर्स रख सकते हैं, 2 डायरेक्टर कम से कम रखना ही होगा, और मैक्सिमम सेम है, मैक्सिमम यहाँ भी 15 से ज़्यादा आप डायरेक्टर नहीं रख सकते। तो हम लोग 2 डिफरेंस देख लिए। पहला नंबर ऑफ मेंबर, उससे भी पहचान सकते हैं कि कौन सी कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर थोड़ा भी जाने तो हम पकड़ लेंगे कि वो कंपनी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी है। 2 बेस हम लोग देख चुके हैं, नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ डायरेक्टर। थर्ड हम लोग एक और देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ट्रांसफर मतलब है कि एक कंपनी अपने शेयर को दूसरे व्यक्ति को बेच सकती है। तो ये है कि आप दूसरे व्यक्ति को, जनता को बेच सकते हैं, या एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर सकता है शेयर। तो बोलता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, जब हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी ट्रांसफर कर सकती है, यस इट कैन ट्रांसफर, है ना। तो बोला जाता है कि ये कंपनी जो है अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। ट्रांसफ़र का मतलब है कि एक शेयर होल्डर या तो दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करे या कंपनी पब्लिकली बेचे।
तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर का ऑप्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी में अवेलेबल है, प्राइवेट कंपनी में ये सुविधा नहीं है। प्राइवेट कंपनी वाला चाहे तो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, उसी को अपना पैसा लगाए रखना पड़ेगा। चौथा हम लोग डिफरेंस में बेस देख रहे हैं, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो जानिए। तो प्रोस्पेक्टस एक इन्विटेशन लेटर होता है, इसको हम लोग प्रविवरण हिंदी में बोलते हैं। एक इन्विटेशन लेटर है प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी जो पब्लिक कंपनी होती है वो जनता से पैसा लाती है, तो जनता से पैसा ऐसा नहीं करना है कि जाना है रोड पर मांगना है कि भाई पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो कंपनी चलाने के लिए। आप एक तरीके से जाएंगे और वो तरीका होगा कि आप प्रोस्पेक्टस इशू कर दीजिए पब्लिक को। जिस व्यक्ति को आपकी कंपनी में पैसा लगाना होगा वो व्यक्ति आपकी कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदेगा और खरीदने के बाद इन्वेस्टमेंट करेगा। तो प्रोस्पेक्टस जनता को कौन बेच सकता है? आखिर शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन कौन दे सकता है? तो लिखा है कि शेयर खरीदने के लिए इन्विटेशन सिर्फ पब्लिक कंपनी देगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट कैन इशू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, यह जनता को प्रविवरण जारी कर सकता है। यानी पब्लिक कंपनी ही एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक को यानी जनता को प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, ठीक है, प्रविवरण जारी करती है अंश खरीदने के लिए। यानी पब्लिक कंपनी पब्लिक को अंश शेयर खरीदने के लिए या पूंजी लगाने के लिए इन्विटेशन भेज सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती, इसको इनवाइट करने का पावर ही नहीं है। ये पब्लिक को इनवाइट ही नहीं करेगा, जब इनविटेशन लेटर नहीं भेजेगा तो पब्लिक पैसा नहीं लगाएगी इसमें। तो पब्लिक को जो इनविटेशन लेटर शेयर खरीदने के लिए भेजता है वो कौन सी कंपनी भेजता है? पब्लिक कंपनी। और लास्ट डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, यूज ऑफ LTD वर्ड, LTD फॉर लिमिटेड वर्ड। आप ये बहुत ही आसान तरीका है, कोई भी कंपनी का नाम देखेंगे तुरंत पकड़ लीजिएगा कि वो कंपनी आइदर प्राइवेट पब्लिक है या प्राइवेट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है यूज ऑफ लिमिटेड, LTD का मतलब होता है लिमिटेड वर्ड, लिमिटेड शब्द का प्रयोग। तो फर्स्ट बोलता है कि जब भी कभी आपको पब्लिक कंपनी का नाम नजर आए तो पब्लिक कंपनी के नाम के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है लास्ट में, तो बोल रहा है यूज ऑफ लिमिटेड वर्ड जुड़ा होता है, LIMITED, LTD लिखा रहता है शॉर्ट में। लिमिटेड वर्ड जुड़ा रहेगा पब्लिक कंपनी के नाम के साथ। जबकि अगर आप प्राइवेट कंपनी देखें तो प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ PVT LTD जुड़ा रहता है। प्राइवेट कंपनी के नाम के साथ PVT LTD, इसका मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड शब्द जुड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कंपनी का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल में कि एक हमारी कंपनी है टाटा, तो टाटा LTD लिखा हुआ है, tata.ltd, इसका मतलब ये पब्लिक कंपनी है। और अगर मान लीजिए कॉमर्स वर्ल्ड ही अगर हम लोग देखें, कॉमर्स वर्ल्ड अगर हम एक कंपनी बनाए तो ये अगर प्राइवेट कंपनी बनाएंगे तो बोलेगा होगा PVT LTD, कॉमर्स वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ध्यान देना है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके नाम के लास्ट में ये देखिए ये जो वर्ड लगा हुआ PVT LTD, और अगर पब्लिक कंपनी है तो होगा LTD। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की कंपनी बनाते हैं। कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं उस कंपनी का नाम चेक कीजिए, तो या तो उसके नाम के लास्ट में LTD लिखा होगा या तो उसके नाम के लास्ट में PVT LTD होगा, और दोनों लिखना अनिवार्य है। एक कंपनी के लिए दोनों लिखना अनिवार्य है, या तो आप लिमिटेड शब्द का यूज़ करें या तो प्राइवेट लिमिटेड। जो भी कंपनी है उसको मेंशन कीजिए कि कौन सी कंपनी आपके है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसको लिखिए। पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस देखने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, और आगे हम लोग को पढ़ना है शेयर्स क्या होता है। व्हाट इज़ शेयर? शेयर मतलब होता है हिस्सा, अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश। तो शेयर का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग जानते हैं कि शेयर किसे कहते हैं, कितने तरह का शेयर होता है, कौन सा शेयर का नेचर क्या है। अगर आपको फ्यूचर में आपके पास पैसा हो और आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कौन सा शेयर खरीदेंगे, किस तरह का शेयर आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, कौन सा शेयर आपको खरीदना चाहिए। तो जब तक हम शेयर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, किसी कंपनी में पैसा नहीं लगा सकते। इसलिए कंपनी का जो बेसिक चीज़ है वो शेयर है, हिस्सा है। कंपनी शेयर क्या होता है तो यहाँ देखो शेयर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। जो हिंदी में लिखा है कंपनी के कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। अब मान लीजिए कि किसी कंपनी को 4000 करोड़ रुपया चाहिए, मार्केट से 4000 करोड़ रुपया उसको उधार लाना है, तो कोई एक व्यक्ति 4000 करोड़ रुपया लगा सकता है क्या? भारत में ऐसे लोग हैं जो 4000 करोड़ लगा भी सकते हैं, एक
बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 4,000 करोड़ से ज़्यादा का पैसा है, वो लगा भी सकते हैं, लेकिन चूंकि रिस्क फैक्टर है, उनको भी डर लगता है कि पता नहीं कंपनी रन करेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी, प्रॉफिट कमाएगी नहीं कमाएगी, तो इसलिए कोई एक व्यक्ति पैसा लगाने में हिचकिचाता है। तो कंपनी क्या करती है, अपने टोटल कैपिटल को, उसको 4,000 करोड़ रुपया लाना है, अब वो टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में बांट देती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना छोटा पार्ट में कंपनी बांटेगी। कंपनी 1,000 का एक शेयर लग कर सकती है कि हम एक शेयर का कीमत 1,000 रखेंगे तो आम आदमी भी खरीद सकता है, जिसके पास 20,000 है 20 हिस्सा खरीद सकता है, जिसके पास 50,000 है 50 हिस्सा खरीद सकता है। तो कंपनी अपने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट में, चाहे वो 10 रुपये का पार्ट हो, चाहे 100 रुपये का पार्ट हो, चाहे 50 का पार्ट हो, चाहे 1,000 का पार्ट हो, चाहे 500 का पार्ट हो, चाहे 10,000 का, एक एक हिस्से का कीमत तय कर देती है कि एक हिस्से का कीमत 10,000 है। तो अगर 1,00,000 रुपये मान लीजिए लाना है, 1,00,000 लाना है और 10,000 एक हिस्से का कीमत है, तो 10 हिस्सा बेचेगी कंपनी, तो 10 हिस्सा ही वो शेयर का लाता है। तो शेयर का मतलब टोटल कंपनी का जो कैपिटल है उसका छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं, तो हर पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं, हर हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। हिस्सा का मतलब वही हुआ। अब हम लोग देखते हैं शेयर कितने तरह का होता है, कितने तरह से कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है, कितने प्रकार का शेयर होता है जो कंपनी ट्रेंड करती है, मार्केट में बेचती है। तो शेयर 2 तरह का होता है, इक्विटी शेयर, एक फर्स्ट शेयर का नाम है इक्विटी शेयर समता अंश, दूसरे शेयर का नाम है प्रीफरेंस शेयर पूर्वाधिकार अंश। अब हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा शेयर आपको लेना चाहिए, कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। तो इक्विटी शेयर किसी कंपनी का ऑनर होता है, याद रखना, कंपनी का मालिक अगर कोई है तो इक्विटी शेयर होल्डर ही है। जो एक व्यक्ति इक्विटी शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ऑनरशिप कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा, ऑनरशिप उसके पास चला जाता है। तो इक्विटी शेयर ऐसा शेयर है जिसके जो खरीदेगा इस शेयर को, उसके पास कंपनी का ऑनरशिप ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा, जितने रुपए का आप शेयर खरीदेंगे उतने के आप ऑनर कहलाएंगे। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि इसको 2 चीज़ का प्रेफरेंस होता है। अगर आप इस तरह का शेयर खरीदें तो आपको 2 चीज़ का कंपनी प्रेफरेंस देती है। पहला, कंपनी जब कमाएगी प्रॉफिट तो सबसे पहले प्रॉफिट इसको मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा हुआ है तो आएगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। इसके बाद अगर बचा पैसा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं बचा तो नहीं मिलेगा। दूसरा जो प्रेफरेंस शेयर को पावर होता है वो होता है कंपनी अगर बंद हो रही है तो सबसे पहले पूंजी वापस होगा प्रेफरेंस शेयर को, इसके बाद अगर पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर को वापस होगा, उसके बाद पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर को नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर को 2 चीज़ का पावर होगा, पहला प्रॉफिट पहले मिलेगा और दूसरा एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी समाप्त होगी, समापन होगा तो पूंजी सबसे पहले मिलने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर को होगा। तो ये 2 चीज़ का पावर इसके पास रहता है। पहला पावर क्या बताया कि हम लोग प्रॉफिट जब भी कंपनी कमाएगी तो प्रॉफिट सबसे पहले इसको मिलेगा। अब एक और चीज़ का एक बड़ा अच्छा ध्यान आपको रखना है कि अगर कंपनी को लॉस हो गया तो जो व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो लॉस के केस में भी प्रेफरेंस शेयर को आपको पैसा देना पड़ेगा, जो उसका प्रॉफिट बनता है वो देना पड़ेगा। इन केस ऑफ लॉस और प्रॉफिट, वो कोई कंपनी जो भी कमाए, चाहे वो प्रॉफिट कमाए चाहे वो लॉस कमाए, हर सिचुएशन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपको उसका प्रॉफिट जो बनता है वो देना पड़ेगा, कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में। तो प्रेफरेंस शेयर को 2 चीज़ का प्रेफरेंस होता है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो सबसे पहले प्रॉफिट लेने का पावर किसके पास है, प्रेफरेंस शेयर के पास। उसके बाद सेकंड जो है वो अगर कंपनी बंद हो रही, लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी समापन में जा रही है, तो सबसे पहले जो पूंजी वापस होगा वो पूंजी वापस किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर का होगा। ये 2 चीज़ का पावर प्रेफरेंस शेयर के पास होता है। और इसीलिए जब स्टार्टिंग में कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है किसी कंपनी में, तो अगर वो रिस्क नहीं लेना चाहता है तो सबसे सेफ जोन है प्रेफरेंस शेयर। यहाँ आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, ये सबसे सेफेस्ट जोन है, सबसे आसान तरीका है। यहाँ आप आसानी से प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाइए और सेफ रहिए कि जो भी रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेफरेंस शेयर के पहले रेट लिखा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए लिखा रहेगा 8% प्रेफरेंस शेयर। इसका मतलब है कि इस प्रेफरेंस शेयर को जो व्यक्ति इस प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाया उसको 8% के हिसाब से, अगर 1,00,000 रुपये लगाया तो 1,00,000 का पूरे साल में 8% के हिसाब से इसको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी 8,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिलेगा। फिर से समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, उस प्रेफरेंस शेयर का रेट है 8%, तो नाम रहेगा 8% प्रेफरेंस शेयर। और 8% प्रेफरेंस शेयर में अगर वो 1,00,000 रुपये लगाता है तो 1 साल में 1,00,000 का 8% 8,000 रुपये उसको मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे कंपनी लॉस में जाए। यही प्रेफरेंस शेयर का फायदा है कि प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। ये रेट ऑफ डिविडेंड है, लाभांश का दर, लाभ का दर। इतना % कंपनी को देना पड़ेगा, चाहे किसी हालत में जितना ये पूंजी लगाया है, टोटल जितना प्रेफरेंस शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका 8% आपको हर साल मिलेगा, गारंटेड।
चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए चाहे कंपनी लॉस कमाए। यही फ़ायदा होता है कि जब इनिशियल स्टेज वाले इन्वेस्टर होते हैं, नए नए इन्वेस्टर होते हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने पैसे को प्रेफरेंस शेयर में लगाइए। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएगा है ना इन्वेस्टमेंट करने में, या जब आप समझने लगेगा मार्केट को, तब आपके पास ऑप्शन होता है आप इक्विटी के जरिए जाइए। हालांकि इक्विटी का फ़ायदा है, इक्विटी का फ़ायदा क्या है कि अगर कंपनी 1 करोड़ कमाती है तो 1 करोड़ में इसको 8 ही जाना मिलेगा, बाकी जो बचा वो सब इक्विटी का। तो बोला जाता है कि कंपनी जो भी कमाएगी तो प्रेफरेंस को देने के बाद जो बचेगा वो सब तो मालिक को ही मिलेगा। तो मालिक को फ़ायदा होता है। कभी कभी इसको इतना फ़ायदा हो जाता है कि ये 50 साल में जितना नहीं कमाएगा वो 1 साल में कमा लेगा। इसलिए इक्विटी में पैसा लगाना ज़्यादा अच्छा है, बट रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप प्रेफरेंस से शुरू कीजिए, बाद में आप इस प्रेफरेंस शेयर को इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि हम स्टार्टिंग में प्रेफरेंस शेयर खरीद दिए और फिर लगता है कि प्रेफरेंस खरीदे ये बेटर नहीं, हमको इक्विटी में जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में हम समझने लगे मार्केट को और लगा कि नहीं इक्विटी शेयर हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो हम अगर आप प्रेफरेंस शेयर खरीद चुके हैं और इक्विटी में जाना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है कि अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में आप बदल लो। उसके लिए हम लोग देखिए यहाँ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखवाएं, बता देते हैं इसमें कौन सा प्रेफरेंस शेयर है जो कन्वर्ट कर सकता है। देखिए लास्ट में लिखा है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसको आप जब चाहें प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कभी भी आप इस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर कभी कन्वर्सन का विचार आपके मन में आ रहा है तो आप जब इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे तो प्रेफरेंस शेयर ये खरीदेंगे। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आप खरीदते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन खुला रहेगा कि आप जब चाहें अपने प्रेफरेंस शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का। इसका हम लोग डिफरेंस भी देख लिए। इक्विटी शेयर कंपनी का मालिक होता है, प्रेफरेंस शेयर क्रेडिटर की तरह होता है, ये मालिक नहीं ऑनर नहीं होता है। इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस का हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर का मेन बेस देखा जाए तो 4 बेस पर डिफरेंस यहाँ किया गया है। पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ कुमुलेशन, संचयिता के आधार पर, संचय के आधार, संचय मतलब होता है जमा करना, उसके आधार पर प्रेफरेंस शेयर कितने तरह के हैं। तो बोला जाता है कि संचय के आधार पर, जमा करने के आधार पर, कुमुलेटिव के आधार पर 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जनरली लोग ये प्रेफरेंस शेयर खरीदता है, इसको इग्नोर करता है। दोनों का डिफरेंस समझिए। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको अगर किसी साल लाभ नहीं मिला, ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसको अगर किसी साल लाभ नहीं मिला तो अगले साल उस लाभ को जोड़ कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है संचय। संचय ये मतलब होता है कि पिछले साल का लाभ अगर नहीं मिला, 4-5 साल का लाभ नहीं मिला, सब जोड़ के इसी साल मिल जाएगा आपको। संचय होता जाएगा, जमा होता जाएगा आपका लाभ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा पैसा 10 साल का अगर बाकी है तो 10 साल का जोड़ के कंपनी एक बार दे देगी। अगर आपने ऐसा प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो, अगर आप ऐसा प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं तो आप भूल जाइए प्रॉफिट को, पिछले साल नहीं लिए तो गया। तो इसीलिए याद रखना है कि आप जब प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो आपके पास ये चॉइस होता है कि किस तरह का प्रेफरेंस शेयर खरीदेंगे, कुमुलेटिव या नॉन कुमुलेटिव। अगर आप कुमुलेटिव खरीदते हैं और किसी साल डिविडेंड नहीं ले पाते, लाभ नहीं मिल पाता है, तो अगर 2-3 साल का लाभ बाकी है तो कंपनी एक बार जोड़कर सारा लाभ देगी तो कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा। अगर आप ये गलती से खरीद चुके तो भूल जाना कि पिछले साल का लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि नॉन कुमुलेटिव में कभी भी, नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में कभी भी पीछे वाले साल का जो प्रॉफिट छूट गया है, ले नहीं पाई कंपनी से, ले नहीं पाए हम लोग कंपनी से, वो भूल जाइएगा, कभी कंपनी आपको नहीं देगी, क्योंकि वो जमा नहीं होता है, सिर्फ करेंट ईयर का मिलेगा। अगर 6 साल का डिविडेंड बाकी है, ये शेयर खरीदे हो तो 6 साल का जोड़ के सब मिलेगा, यानी इस साल और 6 साल पिछले 7 साल का पूरा लाभ एक साथ मिलेगा इसमें। लेकिन इसमें सिर्फ 1 साल का मिलेगा, 6 साल का भूल जाइएगा, क्योंकि आपने क्या खरीद दिया है, नॉन कुमुलेटिव, जमा ही नहीं होता उसका डिविडेंड। तो जब उसका डिविडेंड जमा नहीं होता है, संचय नहीं होता है, तो आपको जोड़कर नहीं मिलेगा। ये है दोनों में डिफरेंस। तो जनरली हम लोग कोई भी अगर एक अच्छा इन्वेस्टर को देखा जाए तो वो कुमुलेटिव खरीदना पसंद करेगा, क्योंकि लगता है कि डिविडेंड जोड़ के मिल जाए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किसी सिचुएशन में अगर डिविडेंड नहीं मिला तो एक बार जोड़ के दे देगी कंपनी हमको। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब होता है भागीदारी के आधार पर, भागीदारी के आधार पर। तो भागीदारी के आधार पर 2 तरह का शेयर है, 2 तरह का प्रेफरेंस शेयर है। पहला प्रेफरेंस है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या है, तो पार्टिसिपेटिंग, देखिए पार्टिसिपेटिंग का हिंदी लिखा हुआ भाग युक्त, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। नॉन पार्टिसिपेटिंग का है अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। इसका मतलब समझिए, कंपनी जब कमाएगी प्रॉफिट तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देगी, जो यहाँ लिखा हुआ है,
उसके बाद जो बचेगा उसमें फिक्स परसेंटेज इक्विटी शेयर को देगी। अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको सरप्लस प्रॉफिट जो प्रेफरेंस शेयर को देने और इक्विटी शेयर को देने के बाद अगर कुछ बचता है उसमें भी हिस्सा फिर देगी। अगर आप ये शेयर खरीदते हैं तो जो प्रेफरेंस 1 लाख मान लीजिए कमाए, उसमें कुछ प्रेफरेंस को दिए, कुछ इक्विटी को दिए, उसके बाद जो बचेगा अगर कभी बच गया कोई पैसा तो उसमें फिर हिस्सा मिलेगा। ये शेयर अगर आप खरीदते हैं तो यानी 2 बार आपको प्रॉफिट मिलेगा, याद रखिएगा। इसमें एक ही बार मिलेगा ये वाला बस 8,000 और भूल जाइए बाकी। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेटिंग कमाते हैं तो अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होती है तो कंपनी आपको और देगी, 8,000 तो देगी ही देगी, उसके अलावा और प्रॉफिट देगी। उस शेयर को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जहां आपको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, भाग लेने का मौका मिलता है कि जब कंपनी सरप्लस कमाएगी, ज़्यादा कमाएगी तो हमको और हिस्सा मिलेगा और ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे शेयर को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। आपको सबका नेचर जानना है। जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतने सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास, तो आप अपने बुद्धि विवेक से जो आपको लगता है कि कौन सा शेयर में मेरे को पैसा लगाना चाहिए, उस शेयर को टिक कर लीजिए कि भाई हम इस शेयर में पैसा लगाना पसंद करते हैं। इसलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो आपको जब तक सबके बारे में पता नहीं हो तब तक आप चुनेंगे नहीं, और गलत ऑप्शन चुनने का मतलब अपने आपको नुकसान में डालना। आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकता है, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कुछ नहीं आ सकता है। इसलिए आपको हमेशा ध्यान ये देना होगा कि आप किस तरह के प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाना जा रहे हैं। तो पार्टिसिपेटिंग का मतलब है ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे सरप्लस प्रॉफिट में, कंपनी का जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सा मिलेगा। ये तो गारंटेड है, ये तो किसी हालत में कंपनी देगी, चाहे हंस के दे चाहे रो के दे, कंपनी को देना ही पड़ेगा। ये अगर कंपनी प्रॉफिट कमाई ना कमाए हमको उससे कोई लेना देना नहीं, गर्दन दबा के ले लेंगे हम ये। लेकिन उसके अलावा अगर कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है तो क्या कंपनी उस सरप्लस प्रॉफिट में भी हमको हिस्सा देगी? बिल्कुल देगी, अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर खरीदा है तो। और अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग खरीदे हैं, अभाग्युक्त लिखा है, अभाग, किस्मत नहीं है भैया सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का, तो अगर आपने सरप्लस प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का किस्मत खुद खो दिया, नॉन पार्टिसिपेटिंग खरीद लिया, तो आप भूल जाओ कि आपको जो कंपनी का सरप्लस प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा मिलने वाला है। तीसरा जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब था शोधनीय, शोधन मतलब था पेमेंट करना, भुगतान करना, चुकाना। बताइए आप कंपनी जनता से पैसा मांगी प्रेफरेंस शेयर के जरिए, इक्विटी शेयर के जरिए, तो कंपनी जब जनता से पैसा उठाएगी तो जनता का पैसा वापस करेगी कि नहीं करेगी? तो वापस कब करेगी? 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब कंपनी का जरूरत पूरा हो जाएगा कंपनी पैसा वापस कर देती है। जब तक वापस नहीं करेगी तब तक ये डिविडेंड देगी, लाभ देगी आपको, और पैसा वापस कर देगी, कहानी खत्म। तो पैसा वापस करने को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट, उसको रिडम्पशन बोलते हैं, शोधन, चुका देना। अब 2 तरह का शेयर है, पहला है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिससे एक फिक्स पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस कर देती है। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे फिक्स पीरियड के बाद कंपनी पैसा वापस कर दे, वो उस प्रेफरेंस शेयर को बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश। और अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल खरीद लिया तो कंपनी उसको जिंदगी में कभी पैसा वापस नहीं करेगी, जब तक कंपनी चलेगी तब तक पैसा वापस नहीं होगा। आप सोच लो कंपनी 150 साल चल गई तो आपका पैसा 150 साल फंसा रहेगा, सिर्फ आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, पूंजी वापस नहीं होगा। जब तक कंपनी जिंदा है तब तक पूंजी वापस नहीं होगा। और आपको मालूम है आदमी पहले टपक जाता है, कंपनी लॉन्ग लाइफ रहता है, कंपनी 150-200 साल चल जाती है, आदमी तो चले जाते हैं, हो सकता है दूसरा तीसरा पीढ़ी चला जाए तब तक कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी। तो आज के समय में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मिले। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद हमको पूंजी वापस हो जाएगा। इरिडीमेबल में कभी पूंजी वापस नहीं होता, इसलिए लोग सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं। आगे है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे थे। आपको ये बात जानना होगा कि हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम प्रेफरेंस शेयर के बाद इक्विटी में जा सकते हैं। अलग से शेयर नहीं खरीदना, इसी शेयर को बदल देना है, किसमें? इक्विटी में। तो बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर आपने खरीद रखा है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर को जब चाहे इक्विटी शेयर में बदल सकते हैं। यह है कन्वर्टेबल, परिवर्तनशील। परिवर्तनशील मतलब चेंज करना। तो हम जब चाहें अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में चेंज कर सकते हैं, वैसे शेयर को बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और दूसरा लिखा है नॉन कन्वर्टेबल, यहाँ बहुत छोटा लिख दिए, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, जगह नहीं था इसलिए लिख दिए। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा? नॉन कन्वर्टेबल का मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे कभी भी
प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो याद रखना इसमें दो है, एक कन्वर्ट किया जा सकता है, एक कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी इसको बदला जा सकता है थ्रू प्रेफरेंस टू इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी में बदला जा सकता है तो कन्वर्टेबल, और नहीं बदला जाएगा तो नॉन कन्वर्टेबल। इसको लिखिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है। हम लोग चूंकि देख चुके हैं टाइप्स ऑफ शेयर, कितने तरह का शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर का मीनिंग जान चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस में भी बहुत सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि मीनिंग क्या क्या है दोनों का, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई शेयर इक्विटी शेयर है, कैसे हम पहचानेंगे कोई शेयर प्रेफरेंस शेयर है, आखिर प्रेफरेंस शेयर में क्या नया क्वालिटी है जिसको हमको जानना चाहिए इस शेयर को खरीदने से पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंस में बेसिस ऑफ डिफरेंस। 3 कॉलम यहाँ भी है, बेसिस ऑफ डिफरेंस है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है। बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेट ऑफ डिविडेंड, क्या डिविडेंड का रेट है, लाभांश का दर क्या है। तो सबसे पहले बोलता है कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता है। यहाँ लिखा है रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लेक्सिबल। लाभांश का दर जो होता है इक्विटी शेयर का वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो परिवर्तनशील होता है, वो चेंज होता रहता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लेक्सिबल, यानी बदलता करता है, कभी 5% मिलेगा, कभी 10% मिलेगा, कभी ज़्यादा कंपनी कमा ली तो 200% भी मिल जाए, कभी नहीं भी मिलेगा। इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं कितना प्रॉफिट मिलेगा, कभी कंपनी ज़्यादा कमाई तो 200% भी, कभी 500% भी, कभी 0%, कभी 5%, कभी 10%, इसलिए फिक्स नहीं रहता है। जितना कंपनी कमाएगी उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रहता है। प्रेफरेंस शेयर का रेट बोलता है रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स, इसका फिक्स है। 8% में अगर आप पैसा लगाएं तो कंपनी आपको 8% देगी, 10% में पैसा लगाएं तो कंपनी आपको 10% देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा यहाँ लगाएं, जितना पैसा लगाएं उसके हिसाब से रेट आपको मिल जाएगा, और वही रेट लाइफ लॉन्ग आपको मिलता रहेगा, चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा बोलता है कि रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ वो लोग बात कर रहे हैं। तो दूसरा है ऑनर और क्रेडिटर। देखते हैं कौन ऑनर है और कौन क्रेडिटर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो है ऑनर ऑफ द कंपनी है, बोल रहा है इट इज़ ऑनर ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी का मालिक इक्विटी शेयर होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्रेडिटर मानते हैं, लेनदार मानते हैं। लेनदार मतलब है कि वो किसी हालत में आपसे पैसा लेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो। आप लोग भी जानते हैं जो बैंक अगर किसी बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए बैंक को वापस करना ही पड़ेगा, जबकि मालिक सिर्फ प्रॉफिट के केस में लेता है, लॉस के केस में कुछ भी नहीं मांगता क्योंकि वो मालिक है। तो यहाँ ऑनर है, वो बोल रहा है कंपनी का स्वामी होता है इक्विटी शेयर होल्डर, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, ये माना जाता है। थर्ड हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं वोटिंग राइट, वोट देने का पावर किसके पास है। तो चूंकि ऑनर है इक्विटी शेयर होल्डर तो बोलता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट है, इट है वोटिंग राइट्स, इसके पास वोट देने का पावर है। ये कंपनी के मीटिंग में बैठ भी सकता है। एक और नीचे देखिए पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। जो बैठेगा मीटिंग में वही तो वोट देगा। तो इक्विटी शेयर मीटिंग में बैठेगा भी और वोट भी देगा। प्रेफरेंस शेयर ना तो बैठेगा और ना वोट देगा, दोनों में से कोई पावर नहीं, ना मीटिंग में बैठेगा और ना ही वोट देगा, क्योंकि वो प्रेफरेंस शेयर जो हमारा क्रेडिटर माना जाता है, इसलिए उसको वोट देने का भी पावर नहीं है, उसको मीटिंग में बैठने का भी पावर नहीं। और सबसे लास्ट है प्रायर प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये पिछले हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर को दो चीज़ का प्रायर प्रेफरेंस होता है, पहले लेने का अधिकार होता है, डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले लेने का पावर किसके पास है, तो इक्विटी शेयर पहले नहीं लेगा, नो लिखा हुआ है, कभी नहीं ले सकता। ये तभी लेगा जब प्रेफरेंस को देने के बाद बच जाए, चाहे डिविडेंड देने के बाद बचे, चाहे रिटर्न ऑफ कैपिटल के बाद अगर कुछ बचता है तो इसको मिलेगा, नहीं बचता तो नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर के पास वो प्रायर प्रेफरेंस है कि वो कंपनी के बंद होने के केस में सबसे पहले कैपिटल लेगा, सबसे पहले किसके कब पहले, इक्विटी से पहले लेगा, और जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो इक्विटी से पहले डिविडेंड भी लेगा। ये दोनों पावर प्रेफरेंस शेयर के पास है। वो कंपनी का जब प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले डिविडेंड लेगा इक्विटी से पहले, और जब कंपनी बंद होगी तो इक्विटी से पहले वो अपना कैपिटल भी वापस लेगा। ये पावर प्रेफरेंस शेयर के पास है। इसको लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। शेयर के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करते हैं। शेयर कैपिटल क्या होता है। कंपनी के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा अगर हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर में, तो शेयर कैपिटल वर्ड सबसे ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इसको जाना बहुत ज़रूरी है कि शेयर कैपिटल क्या होता है। तो बोलता है, हिंदी में लिखते हैं अंश पूंजी। क्या लिखा हुआ, इट रेफर्स टू द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, इफ़ कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल।
अगर कैपिटल शेयर के जरिए, हिस्से के जरिए कलेक्ट किया जाता है पब्लिक से, तो वो शेयर कैपिटल होता है। यानी कोई भी शेयर अगर जो है वो पब्लिक से शेयर के जरिए अगर कैपिटल कलेक्ट होगा तो वो शेयर कैपिटल होगा। यानी अगर पूंजी हिस्सा बेच के अगर कलेक्ट किया जाता है, हिस्सा बेच कर लाया जाता है, तो उसे अंश पूंजी बोला जाता है। अगर कैपिटल पार्टनर के जरिए लाया जाता है तो उसे पार्टनर्स कैपिटल बोलते हैं। अगर कैपिटल लोन के जरिए लाया जाता है तो उसे लोन कैपिटल बोलते हैं। अगर कैपिटल शेयर बेच कर लाया जाता है तो उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। तो शेयर कैपिटल बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि अगर मार्केट से जो कैपिटल हम कलेक्ट कर रहे हैं वो थ्रू शेयर हो, यानी कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू लोन इज कॉल्ड लोन कैपिटल। और कैपिटल इज कलेक्टेड थ्रू पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और लोन कैपिटल अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को मेन पढ़ना है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि अगर कैपिटल मार्केट से जो पूंजी आप ला रहे हैं, मार्केट से जो पैसा ला रहे हैं, वो अगर शेयर के जरिए आता है तो वो शेयर कैपिटल होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, कितने तरह का शेयर कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल में यहाँ आपके पास दिख रहा है 6 तरह का शेयर कैपिटल। जनरली हम लोग 5 जानते हैं, एक और एक्स्ट्रा रिजर्व कैपिटल होता है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल, इसी का एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। ये होता क्या है वो समझिए। ऑथराइज्ड कैपिटल किसी भी कंपनी का सबसे हाईएस्ट कैपिटल होता है। एक कंपनी सबसे हाईएस्ट कैपिटल कितना लगा सकती है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। यानी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ये कैपिटल आपको शो करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल कितना होगा, कितने रुपए तक का बिजनेस आपकी कंपनी आराम से कर सकती है। इसीलिए इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय इसी कैपिटल को लिखना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनता है कंपनी का, उसमें इसी कैपिटल को लिखना होता है, इसलिए इसका नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल। यानी इसी कंपनी के इसी कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। दूसरा, ये कंपनी का चूंकि कोई नाम नहीं होता है, कोई यूज नहीं होता है, कोई काम जनरली होता नहीं है। मान लीजिए कि कोई कंपनी का हाईएस्ट कैपिटल, अभी वो 1 करोड़ लगाया, लेकिन हाईएस्ट कैपिटल रख दिया 500 करोड़। तो 500 करोड़ तो हाईएस्ट कैपिटल है, लेकिन अपने जगह पे अभी तो बिजनेस 1 करोड़ का हो रहा है, इसलिए इसको नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं, नाम मात्र का। इसका कोई यूटिलाइजेशन जल्दी होता नहीं। हाँ, यूज तब होगा जब हमने जो 500 करोड़ का मैक्सिमम कैपिटल रखा है उसको हम अचीव कर लिया, हमारा बिजनेस 500 करोड़ से ज़्यादा होने चला है, तो ये नॉमिनल कैपिटल जो है इनवैलिड हो, तब हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल कैपिटल का यूज़ होता है। नॉमिनल कैपिटल का मतलब इस पूंजी का जनरली कोई यूज़ नहीं होता है। जो बिजनेस एक्टिव होता है वो एक्चुअल कैपिटल जितना हम लोग इशू करते हैं पब्लिक को, उससे होता है। नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल हाईएस्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी है, जो कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होता है। दूसरा, इसी में से इशू ऑथराइज्ड कैपिटल में से ही कुछ पार्ट हम पब्लिक से लाते हैं, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का वह पार्ट जो पब्लिक को इशू किया जाता है, पब्लिक को जारी किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। और इशू कैपिटल का ही कुछ पार्ट पब्लिक जो खरीद लेती है, मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपये हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल है, 1 करोड़ में से सिर्फ हम 20 लाख रुपए लाना चाहते हैं पब्लिक से, तो 20 लाख पब्लिक को इशू किए, तो 20 लाख हमारा इशूड कैपिटल का लाया। और 20 लाख में से अगर जनता 19 लाख खरीदती है, 19 लाख शेयर खरीदती है, तो जितना जनता शेयर खरीदेगी वो सब्सक्राइब कैपिटल होगा। यानी इशूड कैपिटल का वह भाग जो जनता खरीद लेती है, जो पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है, परचेज कर लेती है, उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। और सब्सक्राइब कैपिटल, मान लीजिए 19 लाख शेयर खरीद ली जनता, तो ये ज़रूरी है कि सारा शेयर का पैसा हमको मिल जाएगा। जब हम मांगेंगे तो कुछ लोग फेल भी तो हो सकते हैं, कुछ लोग बाकी भी तो कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास हम हर समय पैसा हो ये ज़रूरी नहीं। तो जब कोई व्यक्ति जितना सब्सक्राइब हुआ है पब्लिक का, उसमें से कंपनी जितना कॉल करती है, मांगती है कि भाई 19 लाख रुपया लेकिन अभी तुरंत मत देना। जैसे हमारे साथ ही देखिए, हम लोग जब फ़ी मांगते हैं तो 2 तरीके से मांग सकते हैं, एक बार में भी धीरे धीरे। तो हम अगर 5-6 हज़ार फ़ी है और उसको हम इंस्टॉलमेंट मांगे, कभी 2000 जमा करना है, इसका मतलब है सब्सक्राइब कैपिटल का वह पोर्शन जो पब्लिक को कॉल किया गया, मांगा गया है, कितना पैसा भी जमा करो कम से कम, वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। जितना पैसा सब्सक्राइब मतलब जो जनता खरीद लेती है शेयर, उसमें से जनता से जितना पैसा मांगा गया है, कि अगर 1 लाख शेयर खरीदी और एक शेयर का दाम 10 रुपये था, कंपनी बोली 10 रुपया भी नहीं देना है, अभी सिर्फ 4 रुपये पे करना है। इसका मतलब है कि सब्सक्राइब कैपिटल 1 लाख, उसमें से अगर 10 रुपये का शेयर है और अगर उसमें 4 रुपये कंपनी मांग रही, तो कॉल्ड अप तो 4 हो जाएगा। यानी 1 लाख इंटू 4 लाख रुपये कॉल करेगी कंपनी। सब्सक्राइब कितना था, 1 लाख शेयर था, 10 रुपये का शेयर था, तो 10 लाख कंपनी को मांगना चाहिए, लेकिन 10 रुपये में से कंपनी 4 मांग रही, इसका मतलब 4 लाख कॉल्ड अप। तो सब्सक्राइब कैपिटल का वह भाग जो पब्लिक से मांगा जाता है कॉल्ड अप होता है। और जो पब्लिक चुकाएगी, क्या ज़रूरी है 4 लाख हम मांगते हैं सारा पैसा मिल जाए? हो सकता है कम मिले। तो अगर जो पैसा पब्लिक से मिलता है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। 4 लाख हम मांगे, हो सकता है 390 मिले, हो सकता है 380 मिले, हो सकता है 4 लाख भी मिल जाए।
तो जब 4 लाख मांगे 4 लाख मिल जाएगा, इसका मतलब कॉल्ड अप पेड अप इक्वल हो जाएगा। जब कॉल्ड अप पेड अप इक्वल हो जाए तो समझ जाएगा कोई पैसा बाकी नहीं रहा। और अगर कॉल्ड अप है 4 लाख और पेड अप है 3,80,000, इसका मतलब 20,000 किसी न किसी का बाकी रहा। तो कॉल्ड अप का मतलब सब्सक्राइब का वह पोर्शन जो जनता से मांगा जाता है कॉल्ड अप कहलाता है, और कॉल्ड अप में से जितना जनता पे करती है उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और एक होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल होता है जिसको इमीडिएटली कंपनी बेचती नहीं, इस पूंजी को रखे रहती कंपनी, कि जब कंपनी बंद होगा, लिक्विडेशन होगा, उस समय इस कैपिटल को हम लोग यूज करेंगे, उस कैपिटल को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व की तरह, बचत की तरह, जमा संचय की तरह रखा रहता है। ये कैपिटल तब यूज होता है जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, समापन में चली जाती है, कंपनी का अपना बिजनेस बंद होने लगता है, तब इस कैपिटल का यूज करती कंपनी। बाकी ये सारे कैपिटल जनरली कंपनी द्वारा यूज किया जाता है। इसलिए रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल है जो जिसका यूज़ तब करते हैं जब कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है, उससे पहले इस कैपिटल को यूज़ नहीं करते, इसलिए इसका नाम है रिजर्व। ये रिजर्व के रूप में रहता है। ये चारों कंपनी का कैपिटल है। ऑथराइज हम लोग को पढ़ना है, इशूड पढ़ना है, सब्सक्राइब पढ़ना है, कॉल्ड अप पढ़ना है, पेड अप पढ़ना है। ये 5 कैपिटल हम लोग को जो बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी का, तो ये पांचों कैपिटल उसमें हम लोग यूज़ करेंगे कि कैसे ऑथराइज कैपिटल को दिखाना चाहिए बैलेंस शीट के में, कैसे इशूड को दिखाएंगे, कैसे सब्सक्राइब को दिखाएंगे, कैसे कॉल्ड अप को दिखाएंगे, कैसे पेड अप को दिखाएंगे। ये सारे कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट जब क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में कैसे कैसे शो करते हैं, कितने तरह का बैलेंस शीट होता है, कैसे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे कंपनी पैसा मांगती है, कितने तरह से शेयर बेच सकती है कंपनी, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, हमारे सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं, जो जैक बोर्ड में हम लोग को पढ़ना है, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी, ये सब के बोर्ड में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, इसको लिख लीजिए।